अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का कोई इम्कान नहीं है, दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। यहाँ तक कि IMF का जो मुआहिदा है उसकी पासदारी करेंगे, पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका मिला है। इसके अलावा प्रोग्राम में हम आज बात करने जा रहे हैं कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का जो इंतखाब था वो 3 दिन के लिए मुलतवी हो चुका है। लाहौर में आज 30 साला रिकॉर्ड टूट गया है बारिश का और हर तरफ पानी ही पानी देखने में आया। जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है मोहसिन नकवी साहब, वो सड़कों पर मौजूद रहे और टीम को अल्टीमेटम दिया कि पानी का अखराज फौरी तौर पर किया जाए, लोगों के लिए सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। और एक और बहुत ही अहम बात जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि तहरीक इंसाफ के बानियान में जिनका शुमार किया जाता है हामिद खान, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है मुस्लिम लीग नून के हक़ में, वो स्टेटमेंट सामने आई है। ये तमाम बातों पर बात होगी। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब, PJ मीर सर, इफ्तिखार अहमद साहब और जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले इफ्तिखार साहब आपकी तरफ बात लेकर आती हूँ। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं कि जो ख़तरा था पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का, जिस बारे में बात की जा रही थी, अब उसका कोई इम्कान नहीं बाकी रह गया। बात है जी, डिफ़ॉल्ट से बच गए हैं, अब आगे चलें क्या करना है। तो ये जो बात आज वो कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात है कि अगर चाइना के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको शुरू करना चाहते हैं और CPEC को वापस बहाल करना चाहते हैं, तो मुझे ये बताएं रोड मैप अब क्या है। जो ख़राबी पिछली हुकूमत ने पैदा की और जो उसने साजिश की CPEC को नाकाम करने की, तो वो तो साजिश एक्सपोज होगी, पकड़ी गई। अब आप ये बताएं कि उसको आप कैसे, रोड मैप क्या है आपका, क्योंकि आप तो इलेक्शन में जा रहे हैं, आफ्टर फ्यू डेज़ यू विल बी इन द इलेक्शन। तो मुझे तो ये बताएं ना कि आपकी तरजीहात पहले साल में क्या होंगी अगर आप कामयाब हो जाते हैं, दूसरे साल में क्या होंगी, तीसरे में, चौथे में, क्या आपके अगले 5 साल के टेन्योर में CPEC का जो प्रोजेक्ट है इसका फ़ेज़ 1 मुकम्मल हो जाएगा। और फ़ेज़ 1 ये है कि चाइना से आने वाली गुड्स जो हैं वो पहुंच जाएंगी अपना यहाँ पे, हमारे यहाँ पे पहुंचनी है। दैट इज़ द थिंग। अब रोड मैप दे ना, बुराई हो गई, वो बहुत गलत थे, वो नालायक थे, उन्होंने साजिश की, वो किसी के कहने पे कर रहे थे, वो अमेरिका की खेल कर रहे थे, वो इस खित्ते के अंदर एक ऐसा एक्ट कर रहे थे जो चाइना के मुफादात के ख़िलाफ़ था। चलें हम अब फ्यूचर की बात करें, क्योंकि मुझे तो बताएं ये कब आपका प्रोजेक्ट पहुँचेगा अगले 5 सालों में। दैट इज़ माई रिक्वायरमेंट। ठीक है, बाकी आपने एक और का सवाल का दूसरा हिस्सा क्या था? सर मैंने तो ये आपसे पूछा था कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। नहीं, वो तो मैंने कहा, वो तो हम तय कर चुके हैं इसी टेबल पे। इस बात को कहते हुए मैं 6 महीने हो गए पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हो। जब ये अभी ये पैसे नहीं भी मिले थे तो हमारा यकीन था कि ये पाकिस्तान की रियासत डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी। और मैंने एक बात कही थी, जो डिफ़ॉल्ट का नारा मारने वाले हैं, बड़े खुश होते हैं और बगले बजा रहे हैं, उन बेवकूफ़ों को ये इल्म नहीं है कि खुदा ना खास्ता अगर डिफ़ॉल्ट हुआ तो डिफ़ॉल्ट होते वक्त वो ये नहीं कहेगा तुम PTI के हो, तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा, पीपल पार्टी वालों को ज़िबा कर दिया जाएगा, PMLN वालों को उल्टा लटका दिया जाएगा। नहीं, ये खुदा ना खास्ता अगर डिफ़ॉल्ट होगा तो हम सब भुगतेंगे, एवरीबॉडी विल हैव टू पे। सो खुशियों की बात नहीं है, ठीक है, इनकी ये कोशिश है, इन्होंने पैसा लिया है, दे शुड गो फॉरवर्ड एंड आई एम श्योर। मैं तो पहले भी नहीं मानता था कि डिफ़ॉल्ट होगा, अब तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। इफ्तिखार साहब, पाकिस्तान के अवाम तो अभी भी अपनी इस्तात से ज़्यादा बढ़कर टैक्स अदा कर रहे हैं। ये करने पड़ेंगे उन टैक्सों का डिफॉल्ट होने ना होने से कोई तल्लुक नहीं है। हाँ, वो ये दो पार्टिसिपेशन इसमें है। पार्टिसिपेशन में हम पार्टिसिपेशन पे कहते हैं तो आप हमें रोक देते हैं। मैं तो कहता हूँ कार्टल्स को पकड़ो। जैसे मैं कार्टल्स के खिलाफ बोलता हूँ, आप मुझे रोक देते हैं। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार्टल्स को पकड़ना होगा, जब तक उन्हें नहीं पकड़ेंगे तो फिर हम माशी निज़ाम को बेहतर कैसे कर सकते हैं। PJ सर, आपसे पूछना चाहूँगी, कहा गया दोस्तनुमा दुश्मनों की वजह से हमारा मुल्क इस नहज पर पहुँचा, किसकी तरफ इशारा है? देखें, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हमेशा आती रहेंगी। अगले जो आएंगे वो आज के जो हुक्मरान हैं इनको ब्लेम करेंगे। ये हमारा नेशनल एक आप कह लो कि एक स्टेटस है। बात यह है कि आपके पास लोन आ गया, आपने उसको देखना है कि अब उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी। एग्जीक्यूशन, आप पहले 70% डेट सर्विसिंग पे थे, अब आप 100% पे हैं। अब आपके पास एक ही तरीका है जिस पे आप डेट सर्विसिंग को फैसिलिटेट करेंगे या ईज़ ऑफ करेंगे, वो है कि बर्डन जो टैक्सेस है वो लोगों पे पड़ेंगे, बिल्कुल पड़ेंगे। और ये एक अच्छी बात है, कई लोग इसमें इत्तेफाक नहीं करेंगे। हम वाहिद मुल्क हैं दुनिया के अंदर, वाहिद तो नहीं है, और भी बड़े हैं, लेकिन हम वो हैं, हम हर चीज़ मांगते हैं हुकूमत से, लेकिन हमने टैक्स नहीं देना। हर जो भी हुकूमत आती है, ओ बेड़ागर कर गई, ओ भाई कर गई, तुमने टैक्स दिया, रोडों पे तुम निकल आते हो आके कि ये करो वो करो, हो जी महंगाई होगी।
महंगाई होगी। अगर आप टैक्स देंगे तो महंगाई नहीं होगी, आप एक सोशल वेलफेयर स्टेट बनेंगे, स्टेट आपका ख्याल करेगी। हम एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हम स्टेट का ख्याल नहीं करते हैं, हम टैक्स नहीं देते हैं। जब तक हम टैक्स नहीं देंगे, टैक्स बेस ब्रॉडन नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अब बात आती है कि हमने लोन्स कैसे वापस करने, ये मिल तो गए आपको। लोन्स आपने वाया टैक्सेस करने एंड वाया, आपने जिस तरह आज एक नोटिफिकेशन भी आया है नवीद साहब, मेरे ख्याल आपने भेजा है कि गवर्नमेंट की कई जो चीज़ें हैं एक्सपेंसिव कार्स और इस तरह वापस करें, ऑस्टेरिटी दिखाएं, ये भी चीज़ है। और एक और पीछे वैसा ना कीजिएगा कि आपने पहले गाय भैंसें जो थी वो प्राइमरी स्टॉक की बेच दी, फिर कारें बेच दी, ऐसे ना कीजिएगा। मजाक नहीं, आपने किया। आई नो सर, ये गवर्नमेंट हैज डन इट। आई नो, बट वो नेशनल मजाक था, छोड़े ना। द क्वेश्चन इज कि आपने एक और चीज़ करनी है। आपने देखा है कि जब बाहर जाते हैं लोग तो आपको एक गाड़ी मिलती है या 10 गाड़ियां लेके आप फिरते हैं, उसका पेट्रोल कोई ना कोई तो देता है, भले आप देते हो, इसको कटेल करो आप। तो ये जो चीज़ें ऑस्टेरिटी मूव, आई थिंक दैट इज़ द आंसर। लेट्स नॉट बी नेगेटिव। आपको मिल गए पैसे, हमें ये आईसीयू से बाहर निकालना था, हम अभी भी एक आईसीयू वार्ड के बाहर बैठे हैं, आईसीयू से निकल आए हैं, लेकिन हम अस्पताल में एक सीरियस वार्ड में बैठे हैं। इस सीरियस वार्ड को हमने कैसे टैकल करना है, वो कहते हैं ना, हम सब उम्मीद से हैं। ठीक, लेकिन देखना ही है कि इसको, इस आने वाले बजट को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो इकोनॉमी है उसको दोबारा रनिंग पोजीशन में लाया जाए। नवीद चौधरी साहब, 2016 में बड़ा भाई आईएमएफ को गुड बाय करता है और छोटा भाई उसे वेलकम करता है, क्या चल रहा है? देखें, 2016 के अंदर आईएमएफ का प्रोग्राम मुकम्मल हो गया था, उसकी तमाम शराइत, और उसके बाद ये कहा गया कि हमने इस प्रोग्राम को अलविदा कह दिया। और मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि खाली इल्ज़ामात लगाए जाते हैं जाने वाली हुकूमत पर। यकीनन एक सियासत का तकाजा तो होता है कि वो हमारे लिए मुश्किल छोड़ गए हैं। ये पाकिस्तान पिछले कम अज़ कम 13 साल से जो एक सिचुएशन का सामना कर रहा है, जिसे हम कह रहे हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उसकी बुनियादी वजह सी पैक है। यानी कि सी पैक बनने से पहले सी पैक के खिलाफ साजिश शुरू हो गई। ताहरुल कादरी का 2011 वाला धरना सी पैक के खिलाफ था और हमारी इस्टेब्लिशमेंट सारी एक पेज पे थी। उसके बाद 2014 के धरनों के अंदर आपने देखा कि चीनी सदर का दौरा रुकवाने के लिए धरने दिए गए। उस धरने के कई मकासद थे। एक, जब बड़ी लड़ाई हो रही होती है ना, दो मुल्कों में जब जंग होती है ना, जंग अजीम फिर जब छिड़ती है तो कई मुल्क शामिल हो जाते हैं। हर एक का अपना मफाद आता है, वो कहता है यार मुझे ये मिलेगा तो मैं इसलिए शामिल हो जाऊँ। तो सी पैक के खिलाफ एक पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च करके और उसको फिर रोका गया। बड़ी हिम्मत थी उन लोगों की जिन्होंने ये स्टार्ट कर दिया और 2016 में वो IMF का प्रोग्राम भी मुकम्मल करने में कामयाब हो गए। माशी इशारे भी मुस्बत हो गए, एक सिमत नजर आने शुरू हो गई। लेकिन जिन लोगों ने रोका है, अगर उनका जिक्र करना बंद कर देंगे, ये भी ज़्यादती है। लेकिन मैं शहबाज शरीफ साहब से इतना ज़रूर कहूँगा कि अब आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको अच्छे तरीके से इल्म है कि कैसे रोका गया, कहाँ कहाँ रोका गया, कौन कौन मुलव्वस है। आपने कुछ लोगों के नाम ले दिए, कुछ लोगों के नाम ले लिए। मुझे ये बताएं कि इससे ज़्यादा भोंडा मजाक हो सकता है कि जनरल आसम बाजवा, जिसके बेटे अरबपति अमेरिका के अंदर हैं, और जिस तरह से वो एक्टिवली सियासत करते थे PTI के लिए धरनों के दौरान जब वो सर्वस में थे, उसको आप सी पैक अथॉरिटी का सरबराह लगाया हुआ था, उसका भी कोई एहतसाब कर ले। मुराद सही तो यूज़ हुआ, शीदा टली यूज़ हुआ, जिसने कहा कि नहीं बनने देंगे। IMF को हमने कागजात भी दिए उसके, हमने चीन को पूरी तरीके के साथ नाराज हुआ। ये सारे लोग इस्तेमाल हुए हैं, शहबाज गिल जैसा, बल्कि ये पूरे का पूरा टोला, ये गिद्धों का टोला जो बाहर से इंपोर्ट किया गया, जितने लोग भी बाहर से आए थे, ये सारे सी पैक के खिलाफ ही तो आए थे। शहबाज गिल ने स्टेज पर खड़े होकर कहा कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसानदेह है। मीडिया को कौन फीड कर रहा था कि आपने ये करना है? आज बहुत सारे जो मुहब्बे वतन सो कॉल्ड एंकर हैं, ये बैठ के बकवास कर रहे थे पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ, डॉलर लेकर कि सी पैक नहीं बनना चाहिए। तकलीफ कुछ और थी, बच्चे तुम्हारे बाहर हैं अमेरिका के अंदर, प्रॉपर्टियाँ तुम्हारी अमेरिका के अंदर हैं, कुछ और ममालिक भी इसके मुखालिफ थे, उनके भी आप आलाकार बने हुए थे। तो शहबाज शरीफ साहब थोड़ी हिम्मत करें। अब बेशक ठीक है कि आप पर प्रेशर्स बड़े हैं, आप पर अदलिया का बड़ा दबाव रहा है, मुझे पता है, मैं मानता हूँ, आपको गिराने की कोशिश की गई, लेकिन जो असल मुजरम है उनका भी नाम लें और उनका भी नाम लें, एक्शन की तरफ बढ़ें। और ये सी पैक के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश की गई थी। नवीद चौधरी साहब, एक और बात की वज़ीर आज़म ने, और वो सवाल मैं जावेद साहब आपकी तरफ ला रही हूँ, इशारा कर रहे हैं भारत की तरफ, कह रहे हैं कि सी पैक में रुकावट ना बने, अगर चाहें तो सी पैक से फ़ायदा उठा लें। देखें मुनीर से, मैं तो चौधरी साहब को सलूट मारूंगा जो आज उन्होंने जितनी खुली गुफ्तगू की
अगर इस मुल्क में हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने ताकतवर हो जाएं कि जो माजी में जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की साजिशों में जो लोग मुलव्वस थे, जो लोग भी, अगर हम उनको पकड़ना शुरू कर दें और हमारे प्राइम मिनिस्टर इतना ताकतवर हो जाए तो पाकिस्तान जो शायद आज इस नहज पे तो कभी भी ना होता। बदकिस्मती ये है कि हमारी हुकूमतें अपने मकासद के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए ये सब चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता, बात हो गई। असल चीज़ है इफ्तिखार साहब वाली, आगे कैसे जाना है। ये सादा तकरीरों से मसाइल हल नहीं होने। अगले 1 साल में 25 अरब डॉलर आपने कर्जा वापस करना है। आपका जो बजट है, रिकवरी है, वो 95-9600 अरब है और टोटल बजट आपने तकरीबन 125-100 अरब का बनाया हुआ है। वो पैसे कहाँ से आने? कर्जे लेने। तो बजट पूरा कर मुल्क चलाने के लिए आपको कर्जा लेना है और 25 अरब देने के लिए भी और कर्जा लेना है। तो मेरे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब, इस तरह की गुफ्तगू मत करें, हमें बताएं कि रिफॉर्म्स कैसे करनी है पाकिस्तान में। मेरे मोहतरम भी ये बताएं कि नारे लगाने की बजाय कि डॉलर को मैं 250 पे लेके आऊँगा, कल ही बात की थी, आज 3 रुपये डॉलर बढ़ गया। तो मोहतरम हमें रिफॉर्म्स का बताएं कि आपने एनर्जी, पाकिस्तान में जो एनर्जी का सर्कुलर डाटा है जो 4000 अरब पे पहुंच गया, 40 बिलियन 4000 अरब पे पहुंच गया, वो कहां से पूरा करना है? आज भी डेफिसिट हो रहा है। पीआईए, रेलवे, जो हम पिट रहे हैं आपसे, जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर की अमाउंट को चूस रहे हैं, उनका क्या करना है? 90 लोगों की आपने मिनिस्ट्रियां खड़ी कर दी हैं और आप कहते हैं हम गाड़ियां वापस कर देंगे। और आप ही के मिनिस्टरों ने कहा जी क्यों वापस करें, हम हुकूमत में नहीं है। आपने उससे भी बढ़ के और ठहर, जो सी पैक से ही ताल्लुक है ना, आपकी नीयत बता रही है कि आपने कुछ नहीं करना। आपने परसों 90 बिलियन का जो एमएनएस के लिए तरक्याती बजट फाइनल किया। आपके पास तो इलेक्शन के लिए पैसा नहीं था। पाकिस्तान 1 सेकंड 1-1 रुपए के कर्जे में डूबा हुआ है और आप रिफॉर्म्स की बात करने की बजाय कुछ पॉपुलर स्टंटबाजी कर रहे हैं। मेहरबानी करें। ठीक है। और जहां तक सी पैक का ताल्लुक है, सी पैक पे एक बात मेरी याद रखें जी, आप उस पे जो अथॉरिटी पिछले 5 साल में बनी थी या 10 साल से बनी है, ठीक है, उनके जो हेड थे वो हेड्स किसके साथ मिलकर काम कर रहे थे? आपको आज पूछना तो ये भी पड़ेगा कि सीपैक पर काम रुका क्यों था? सवालात हैं। बात ये है कि आपको मईशत का जितना दर्द है उतना सबको है, लेकिन बात ये है कि रोड मैप को वज़ा करना होगा। हमें एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस पर बात करेंगे। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब का मामला है। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि वहाँ पर हो क्या रहा है। 24 घंटे के अंदर अंदर एक वज़ीर आला की नाअहली हो जाती है, असम्बली को ताले लग जाते हैं, वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है, स्टे ऑर्डर आ जाता है फिर अदालत की तरफ से। जावेद साहब, आप बताएं कि क्या ये नई जमहूरी रवायात कायम हो रही हैं? क्या हो रहा है? देखो मुनीसे, आज का दिन बदकिस्मत दिन है, क्योंकि आज ही के दिन शब खून मारा गया था आइन और जमहूरियत पे 1977 में, और आज उसकी हमने सॉलिडारिटी के तौर पे ये काम किया है ना। अगर तब शब खून मारा था तो आज भी हम मार के दिखाते ना। जिस तरह स्पीकर जो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के हैं उनको रोका गया, जिस तरह मेजॉरिटी है 22 लोगों की, उसको मिनॉरिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। इससे ज़्यादा बदकिस्मती जमहूरियत और आइन की क्या हो सकती है कि हमें सिलेक्टेड लोग चाहिए। देखो, उस वक्त तो जमहूरियत का कत्ल हुआ था, लेकिन कत्ल करने से पहले जमहूरियत और आइन को उसको आहिस्ता आहिस्ता पहले ज़ख्मी किया जाता है, उसके छोड़े लाए जाते हैं। जिस तरह ये अब ज़ख्मी किया जा रहा है, जो अक्सरियत को अकलियत में बंद करके जमहूरियत और आइन की तबाही पटी जा रही है। दिस इज हाउ फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन गया ना, अब आज बन गया ना, बनाया जा रहा है। इस तरह कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनते हैं? कौम को सब पता क्या हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमें अपने सिलेक्टेड लोग चाहिए। हमें इलेक्शंस पे अब ट्रस्ट रहा ही नहीं है, अपोजिशन पे अब हमें ट्रस्ट रहा ही नहीं है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारी जमहूरियत दिन ब दिन कमजोर से कमजोर तर क्यों हो रही है?
इसलिए कि हम इसको जख्मी कर रहे हैं। यह है बदकिस्मती, आइन की पासदारी नहीं कर रहे। अगर 90 डेज में इलेक्शन होने थे, 90 दिनों में, हमने आइन को साइड पे कर दिया, हमने अदारों को तबाह कर दिया। यह है बदकिस्मती। तो मेरी सजेशन ये है कि आप इस तरह का खिलवाड़ करने की बजाय मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को साइड पे करें, या तो लूडो खेलना शुरू करें, उससे फैसला कर लें, या शतरंज से फैसला कर लिया करें। अवाम की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही है। अवाम जिनको मुंतखब करते हैं, आप या उनको मजबूर करते हैं कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक में चले जाएं, या उनको कहा जाता है कि आप साइड पे हो जाएं। पुलिस आपकी असेंबली को टेक ओवर कर लेती है। ये कौन सी जमहूरियत है यार? ये कौन सा आइन है? उससे बेहतर नहीं है कि आप बंद कमरों में फैसला करें और फैसला करके अनाउंस कर दें कि ये होगा अगले 5 साल के लिए। पॉइंट आ गया, अवाम की राय लेने की जरूरत नहीं है। हम आपकी बात के साथ स्टैंड नहीं करते, लेकिन आप ना करें। लेकिन अगर ये अवामी राय है तो बिल्कुल आप स्टैंड ना करें। नवीद चौधरी साहब, आपसे पूछना चाहूंगी पार्टी पोजीशन इस वक्त क्या है वहां पर, और किसके ज्यादा इम्कानात हैं इलेक्ट होने के? देखिए, पार्टी पोजीशन में तो ज़ाहिर है पीटीआई को बाहर बरतरी है, 22 लोग हैं जी, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है इत्तेहादियों को मिला के। इससे पहले हम चलते हैं कि जब ये इलेक्शन हुए गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के, तो उसमें क्या हुआ? उसमें ये हुआ कि 8 ऐसे कैंडिडेट नून लेके जो विनिंग कैंडिडेट थे, उनको मोहतरम फैज साहब ने कहा चलो जी सामान चुको, उठा के दूसरे को डाल दिया। ये हुआ। फिर जो प्री पोल रैंकिंग भी हुई, पोल डे रैंकिंग भी हुई, बाद में भी हुई, तोड़ जोड़ किया गया, आज़ाद अरकान जो थे उनको भी शामिल कराया गया। इस तरह से ये हुकूमत बनी। अब मामला यह है कि बन गई पीटीआई के टिकट पे 22 चौधरी साहब 31 की असेंबली में 22 जीते हैं। अब सूरत हाल ये है, आज़ाद तो एक जीता है। अब सूरत हाल ये है कि खालिद खुर्शीद साहब ने वज़ीर आला बनने के बाद अपने तमाम तर वसाइल जो हैं वो झोंक दिए पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए। हर तहरीक में ये आगे आगे रहे। यहाँ तक हुआ कि इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के जो एहलकार थे वो बनी गाला तो क्या, ज़मान पार्क लाहौर में भी तैनात कर दिए जी। जिस दिन पीटीआई के चेयरमैन के गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, आपको पता क्या हुआ था? पुलिस पहुंच गई थी मौके पर, पुलिस तो पकड़ लेती है, उन्होंने बंदूकें तान ली। अब अगर वहाँ शूट आउट हो जाता तो उसका क्या नतीजा निकलता? उसके बाद जितने मफरूर हैं 9 मई के, सारे इन्होंने वहाँ छुपाए हुए हैं। मैं आपको आज डिस्क्लोज कर दूँगा, डिग्री इनकी हायर एजुकेशन कमीशन ने जाली ही नहीं करार दी सिर्फ, बल्कि लंदन से भी तस्दीक हो गया कि जाली है। आप अंदाज़ा लगाएं, सरापा जालसाज है और मुल्क में फसाद क्रिएट कर रहा है। ऊपर से वजारत आला 2 करोड़ रुपए का सिर्फ पेट्रोल लगा है। ये जो सिक्योरिटी एहलकारों की नकलो हरकत हुई है पीटीआई के लिए, बाकी जो खर्चे हैं कहाँ पर है? तो बाकी तो इलेक्शन करा देते हैं आज ना। अभी फौजदारी केस बनना है, वो तो 2 नंबर हो गया, उस पे केस बनाए, इलेक्शन इनको अपने स्पीकर स्पीकर को पहले हटाया। अब जब नए स्पीकर आ गए हैं तो ज़ाहिर है उन पर दूसरों को एतबार नहीं है, तो इलेक्शन हो जाएगा ना। इलेक्शन होने जा रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा तो ये फारग हो जाएंगे, फारग नहीं होंगे बल्कि गिरफ्तारी भी होगी। ज़ाहिर माली मामला जो है एम्बेसडमेंट बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। पूरे इन्होंने सिस्टम को चोक किया है और रियासत पाकिस्तान को चैलेंज किया बार बार। उस रात भी जब चेयरमैन पीटीआई नैब की हिरासत में थे, आपको पता है ये अपनी जो सरकारी गाड़ी हैं वो मुजरमों को तोहफे देने के इस्तेमाल करते रहे। इस वक्त राइट नाउ इतलात ये हैं कि 9 मई के जो इंतहाई मतलूब मुजरमान हैं जो अभी तक नहीं मिले, वो भी इन्हीं की पनाह में वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। अब छापा पड़े तो कहेंगे लो जी बाहर से दूसरी फोर्स आ गई जी, पंजाब पुलिस आ गई जी, या कोई फेडरल एजेंसी आ गई जी, FIA ने उठा लिया, फिर ये शोर मचाएंगे आप। तो इन्होंने लाकुमनिंद की इंतहा की हुई थी, नहीं तो डिग्री भी इलेक्शन क्यों मुलतवी किया आपने आज? वो आपको पता लग जाएगा, वो तो कोर्ट ने किया है। कोर्ट के मामले में क्या करें हम? तो अब इलेक्शन भी हो जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, लेकिन इसके लिए फिलहाल 72 घंटे का वक्त दिया गया है, वो तब देखते हैं कि क्या होता है। पीजे सर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या क्या चार्जेस थे खालिद खुर्शीद साहब के खिलाफ? जाली डिग्री का केस तो है ही है। देखें, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, विदाउट गोइंग इनटू एनी कॉम्प्रिहेंसिव बेसलेस डिबेट। उनके पास फेक डिग्री निकली, ही हैज़ बीन डिस्क्वालिफाइड एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज़, आपने कंटिन्यूटी पॉलिसी रखनी है। अब आप इमीडिएटली इलेक्शंस कराएं एंड वो कहते हैं ना, आपका जो पॉलिटिकल व्हील है इसको आप जैम ना करें, आप आके चलते रहें। अगर तो हमने ये करना है तो आपकी जमहूरियत चलेगी। अगर आपने कोर्ट्स ने कहना ये जो 3 दिन डिले करो, 5 दिन करो, वह देखो, दैट इज़ एब्सोल्युटली अननेसेसरी। कोर्ट्स हैव नो बिजनेस टू इंटरफेयर इनटू द पॉलिटिकल रेल्म ऑफ एनी कंट्री। ये करें, अगर आप इंटरफेयर करेंगे फिर जो हमारी पार्लियामेंट्स है वो आप में इंटरफेयर करेंगी एंड देन वही खिचड़ी बन जाएगी। सो टू कट इट शॉर्ट,
इलेक्शंस इमीडिएटली कराएं, फॉरवर्ड ब्लॉक बने ना बने जो मर्जी हो, इलेक्शंस कराओ। क्यों? क्योंकि हमने एक चीज़ को जिसको एक्सेप्ट करना है, वेदर इट इज़ ए, बी और सी पार्टी। इन दिस रिस्पेक्ट पीटीआई के अंदर एक वो आदमी फेक निकला है, खालिद जो है खालिद खुर्शीद, तो आप उसको साइड पे करें एंड मूव ऑन। अगर तो हमने वो पुराने वो घड़े खोलने शुरू कर दिए, ये हुआ फलाना हुआ ये हुआ, then we will never ever go forward. यानी गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो कुछ निकलेगा नहीं, इलेक्शन करवाएं और फिर मसले का हल निकालें। लेकिन इफ्तिखार साहब, आज के दिन की तो तारीख है और आपने इस बात पे कल भी भरपूर तफसील से बात की है कि 5 जुलाई को स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाता है जिस तरह जमहूरियत पर शबखून मारा गया। लेकिन आप आज वाले इंसिडेंट को भी देखें, क्या कहते हैं? देखिए, बात यह है कि पहले तो इलेक्शन देखें क्या हुआ, उस इलेक्शन के ऊपर जो एक आदमी का रिटायर्ड जनरल है उसके बारे में जो बात की जा रही है वो बरसरे आम है। दूसरी बात यह है कि एक आदमी ने जाके कोर्ट को कहा कि मैं आज नहीं वोट डालने आ सकता, आप इसमें एक्सटेंड कर दें। कोर्ट ने कहा कि 72 घंटों में स्पीकर इजलास बुलाए और वोटिंग कर रहे। इसमें कौन सी अनहोनी बात होगी? और जो कोर्ट्स की मदाखलत की बात पीजे ने की, बड़ी अच्छी बात की, जो इतने बड़े सूबे में कोर्ट्स ने मदाखलत करके उसको तबाह बर्बाद कर दिया और 1.5 साल तक यहाँ पे सब चीज़ें अंडर सस्पेंशन रही, उसको भी हमें नज़र रखना चाहिए। इलेक्शन होगा 72 आवर्स में, जो जीतेगा आई विल रिस्पेक्ट दैट डिसीजन। अब ये कहना कि वहाँ पे अलहदा क्यों हो गए हैं, नया ब्लॉक क्यों बन गया, पार्लियामेंट्री जमहूरियत में एक खामी है कि अगर कुछ लोग अलहदा होकर फैसला कर लें वोट के मामले में तो वो हो जाता है। लेकिन हमने एक डिसीजन देखा है पंजाब के बारे में। अब देखना है कि जो लोग अपनी पार्टी को छोड़ के वोट डालने जा रहे हैं, क्या उनका वोट काउंट होगा या नहीं होगा, और क्या वो डिस्क्वालीफाई होंगे नहीं होंगे, ये है इम्पॉर्टेंट नुक्ता। और क्या इस बात का इख्तियार उस अदालत के पास है जो उनकी अदालत है, अपीलेट कोर्ट, चीफ कोर्ट और अपीलेट कोर्ट के पास वो इख्तियार है, क्या वो इख्तियार इस्तेमाल करेंगी जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ भी इस्तेमाल किया? अब देखना ही है, यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने मदाखलत की, यहाँ भी कोर्ट्स मदाखलत कर रही हैं कि इलेक्शन आप 72 आवर्स में करा लें। अब अगला सवाल ये आएगा कि जो मेरा दोस्त इतना ऊंचा बोल के हमें इम्प्रेस कर रहा था कि अगर वो लोग जाते हैं तो क्या वहाँ का आइन क्या कहता है? हमारे आइन में तो नहीं लिखा हुआ था, लेकिन हमारे आइन को रीराइट किया गया। क्या गिलगित बल्तिस्तान का आइन भी रीराइट होने जा रहा है या जो नॉर्मल पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है उसके तहत कश्मीर में हुआ है? और स्पीकर को अंदर जाने से जो रोका है, वो रोका, ठीक है, वो ठीक रोका। उसकी वजह देखो, बात सुनो, एक बात यार, ये तुम कह रहे हो, मैं तुम्हारी बातों पे बिला सारा पाकिस्तान ने देखा है, आपने देखा, मैंने नहीं देखा ना। अफसोस है अगर वो रोका गया फिर आप क्या अफसोस है कि अगर उसको पाबंद नहीं किया गया, देखने दोस्त को क्या करने जा रहे हैं, मस्ती करने जा रहे हो, स्पीकर को रोक रहे हैं, उधर आए आपके कौमी असेंबली के स्पीकर ने जिस तरह दरवाजे बंद किए, यहाँ पे डिप्टी स्पीकर का जो हाल, जो आपने यहाँ पे जो डिप्टी स्पीकर का मैंने हाल देखा पंजाब में जी, आप बच गए हैं। अगर वो ट्राइबलिज्म पर आ जाते हैं ना तो आपकी मेन रोड बंद हो जानी थी। देखिए, बात यह है कि मेरे इल्म में नहीं है कि स्पीकर को रोका गया, मेरे इल्म में यह है कि पुलिस थी, पुलिस ने वहाँ पे कहा कि स्टाफ नहीं अंदर जाएगा और स्टाफ ही अंदर नहीं जाएंगे, ये वाक़या देखा गया। अगर इस वाक़े को कोई और रंग दिया जाता है जो ये मेरा साथी दे रहा है, अगर इसकी बात को मैं दुरुस्त तस्लीम करूँ जिसका मुझे शक है, तो फिर मैं कंडेम करता हूँ इस एटीट्यूड को। लेकिन इसकी बात पे मुझे शक है क्योंकि मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या डाला हुआ है। उसमें खास साहब उन्होंने कहा है, बार्ड कर नहीं कहा उन्होंने कहा है कि बार्ड द लॉ मेकर्स, विच मीन्स एवरीबडी, नॉट वन इंडिविजुअल का नहीं कहा। ठीक है, यानी पोजीशन क्लियर हो गई है। अदालत ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब के ऊपर यह हुक्म दिया है कि 72 घंटे के अंदर इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया जाए। खैर, हम एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे और बात करेंगे लाहौर में जो दिन भर सूरत हाल रही बारिश के बाद, उसके ऊपर शहर में क्या किया गया और हामिद खान ने क्या कहा है, इस मौजू पर बात होगी। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, आप वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। शहर में हर तरफ पानी ही पानी है और कहा जा रहा है कि दोबारा एक और स्पेल होगा और चंद एक दिन में बारिशें मुतवक्के हैं। लेकिन लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूटा है। कहा यह गया कि 10 घंटे के अंदर 251 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मैं चाहती हूँ इफ्तिखार साहब, सबसे पहले तो आप इस बात पर रोशनी डाल दें कि निज़ाम हमने किस तरह देखा। हमने जो सूरत हाल अब देखी वो हमने पहले नहीं देखी।
नहीं, मैं इससे पहले भी बुरी सूरत हाल है। और ये जो आप 30 साल की बात कर रहे हैं, लाहौर 30 साल से नहीं बना हुआ, लाहौर को बने 75 साल हो गए हैं। इससे ज़्यादा बारिशें भी लाहौर में रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और ये प्रॉब्लम है लाहौर की। और लाहौर में जो इलाके निशेबी इलाके जिनको आप बोलते हैं वो हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया था माजी में। और उस प्रोजेक्ट पे उस वक्त 14 अरब रुपए की ज़रूरत थी अगर हम सारे शहर का पानी निकालना चाहते हैं। और हम उस वक्त की हुकूमत ने कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर जो पानी खड़ा है उसको बुनियाद बना के फ़ैसला किया था कि बाकी शहर का पानी कैसे निकाला जा सकता। तो तय हुआ 14 अरब रुपये खर्चा जाए तो पानी निकल सकता है। आज जो कुछ भी कोशिश की है, वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब थे, उनके साथ कमिश्नर लाहौर था, डिप्टी कमिश्नर वो खातून है राफिया थी, और वो जो MD वासा है गफरान अहमद, वो भी कई जगह पे मौजूद मैंने देखे उनके साथ। और बड़े मज़े की बात है, सबसे ज़्यादा बारिश हमारे इलाके में हुई। हमारे इलाके में 65 मिलीमीटर निश्तर टाउन में रिकॉर्ड हो गई, सिर्फ 65 मीटर। और वहाँ का जो एक्शन था वो फंसा हुआ था, शमस उसका नाम है, वो कोशिश कर रहा था। लेकिन उन तमाम की कोशिश इसलिए नाकाम रहती है कि ये सारा शहर एक दूसरे इंटरलिंक होगा। पानी अगर आपकी जगह बैठा है तो वो आप डिप्रेशन में बैठे हुए हो, और इसके डिप्रेशन में बैठे हो तो दरमियान में जो है इसको हमें इस डिप्रेशन से इस डिप्रेशन तक पानी को निकालना है। उसके लिए पैसा इतना ही चाहिए जितना मैंने कहा 14 अरब रुपया। ठीक है, चीफ मिनिस्टर ने भी कोशिश की, और वो सुना है कि वो वज़ीर हाउसिंग है सैयद अशफर नासिर साहब हैं, वो भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। इनकी कोशिशों को सराहना चाहिए। वहाब रियाज साहब ने आपने मुझे दिखाई तो सफ़ेद बूट, वहाब रियाज साहब भी थे, सफ़ेद बूट पहन के वो बारिश में कोशिश तो की। नहीं, मैं कोशिश मानता हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों सुनने वालों, न सिर्फ लाहौर शहर, हर शहर में निकासी आपका मंसूबा प्रोफेशनल अंदाज में बनाया जाए, अगले 20-30 साल के लिए बनाया जाए, तो तब फ़ायदा होगा। क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज आ रही है बड़ी डेंजरस है। इट कैन बी ए क्लाउड बर्स्ट अगर हो गया, किसी शहर में भी हो गया, वो तो शहर डूब जाएंगे। तो खुदा के लिए इसके लिए मनसूबा बंदी की जाए आने वाले कई सालों के लिए। और जो कोशिश है ये जो चीफ मिनिस्टर की है या डिप्टी कमिश्नर की है, कमिश्नर की है, और जो MD वासा की है या उसके एक्शंस की, ये अपनी जगह ठीक है। अच्छा इफ्तिखार साहब, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। आपने कहा सबसे ज़्यादा पानी हमारे इलाके में आया। मुझे तो ऐसा लगता है जिससे बात करो वो कहता है सबसे ज़्यादा पानी हमारे इलाके में आया। आप नवीद चौधरी साहब से पूछें, उनका तो फर्स्ट फ्लोर जो है वो नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो रिपोर्ट अभी जारी की गई है, हर इलाके का जो बारिश होती है उसको मेजर किया जाता है। लाहौर में 8 के 9 मुकामात पे बारिश को लक्ष्मी चौक पर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। 65 मिलीमीटर हमारे इलाके में की गई। मैं चूँकि उस इलाके में रहता हूँ, मैं मुतासरीन में से हूँ। 10 घंटे बगैर बिजली के रहा हूँ, तो मैंने इसलिए मुनासिब समझा कि इसको मैं हाईलाइट कर दूं। बारिश नहीं भी हो रही होती ना तो भी बिजली नहीं आ रही आजकल, इसका भी मसला है। लेकिन अब हमें एक और बड़े ज़रूरी मामले पे बात करनी है। गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू दिया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानियान में उनका शुमार होता है हामिद खान। वो ये कहते हैं कि जो फैसला सुनाया गया जिस पर नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया वो प्लांटेड था, वो पहले से तय था और कहीं और तय किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ वो फैसला करवाया गया। इफ्तिखार साहब, आप कुछ कहना चाहें? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये हामिद खान वगैरह को उस वक्त बात करनी चाहिए जब ये वाक़या हो रहा होता है। अब 6 साल के बाद या 7 साल के बाद एक आदमी की ज़िंदगी तबाह करके, उसकी तमाम पॉलिटिक्स तबाह करके, और ये चुप करके बैठे रहे, और ये पार्टिसिपेट अगर डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया उसको डिस्क्वालीफाई करने में, तो इनकी खामोशी भी बहुत बड़ा जुर्म थी उस वक्त। बिकॉज जिस तरह आप उनकी तारीफ कर रही हो, एक बड़ा नाम है उस बुकला बरादरी में, तो उस वक्त भी बोला करें ना जब ये जुल्म हो रहा था। सर बात तो ये है कि अब हर वो शख्स बोल रहा है जो उस वक्त नहीं बोला था, और इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा। मैं चाहती हूँ पीजे सर आप ये बताएं कि किसी को इन और किसी को आउट करने की साजिश का जो प्लान था वो सब अब मंजर आम पर आ चुका है। देखें, ये बड़े अफसोस की बात है कि आपने एक पॉलिटिकल लीडर के साथ, एक पॉपुलर लीडर के साथ आपने एक ज़्यादती की, और जब कहा कि प्लांट किया, आई थिंक मैं अब क्या कहूँ, देखो आपको पहले कहना चाहिए था। यू हैव प्लेड विद समबडीज़ लाइफ। आपने एक शख्स को लाइफ पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट दी है, लाइफ पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट। अब जब आप ये कहते हैं और बाद में 6 साल के बाद तो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, क्या आपको एमनीशिया है, पार्किंसंस है, या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे बताएं आप। बट लेकिन 6 साल के बाद किसी को कहना कि नो ही वाज नॉट गिल्टी, दैट इज़ नॉट राइट। लेकिन बहरहाल जो हो गया, लेट्स सी, अल्लाह इसको बेहतर करे। लेकिन बात मैं इस पर ज़रूर करूँगा, देखें हम हैं अनप्रिपेयर्ड लोग। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या आज उसका काम नहीं था कि इसके मतलब पहले प्रिपेयर करें? ग्लेशियर्स आपके मेल्ट हो रहे हैं इन अ वेरी फास्टर पेस, आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर? कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं है फॉर डिज़ास्टर। हम आज हम बात क्या कर रहे हैं? अपने फेलियर की।
जब हमारे पास फेलियर हो जाता है फिर हम उसको कहते हैं देखो जी ये हो गया। कराची में जो आपका अलार्म हुआ था कि अगर अल्लाह ना करे वो आ जाती, फिर आप क्या करते? यू वर नॉट प्रिपेयर्ड। आज वही बात हुई है। आपका सबसे पुराना शहर जिसको हम लह भी कहते थे, लो भी कहते थे, लाहौर भी कहते हैं, डूब रहा है। और सीवरेज पानी, रोही गंदा नाले का पानी जो कि हडियारा में जाता है ड्रेन में, जहाँ फल बिक रहे हैं, ये मंडी फिरोजपुर रोड के ऊपर पानी फ्लो कर रहा है एंड सीवेज वाटर इज कमिंग आउट। तो में जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे उस पर खेल रहे हैं, 7 बच्चे तो लोग वैसे हलाक हो गए। आप मुझे बताओ, somebody has got to be held accountable, somebody has got to be। आप ये इंटरिम गवर्नमेंट को मत करें, ये इनका काम नहीं है, ये तो केयर टेकर आए हैं, ये तो आपके पुरानी गवर्नमेंट्स जो हैं जो उधर बैठी हैं, व्हाट हैव दे डन, व्हाट डिड दे डू? ये तो कॉन्टिजेंसी 1-1-2-2 खेलेंगे आके इंटरिम वाले, ये क्या करेंगे? लेकिन पीजे सर, हमने देखा है कि केयर टेकर सेटअप एफिशिएंटली इसमें काम कर रहा है। नवी चौधरी साहब, मैं वापस उस मौजू की तरफ आती हूँ, आपसे पूछना चाहूँगी, मरियम औरंगजेब साहिबा ने ये जो आज स्टेटमेंट दी है, वो ये कहती हैं कि इसमें जो जजेस मुलव्वस थे उन्हें भी सिसिलियन माफिया उन्होंने कहा है, लेकिन जिसने ये ऑर्डर दिया उनको वो इसमें से निगलेक्ट कर गई। कन्वे करने वाले तो उन्होंने बता दिए, लेकिन ऑर्डर आया कहाँ से था उस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। बड़ा दुरुस्त नुक्ता आपने उठाया है। उन्हें ये भी बताना चाहिए था कि इनको किसने कहा कि ये कर दो, और ये नाम लेके कहना चाहिए था, पहले कह भी चुके हैं। यहाँ हमारे दोस्तों की राय ये है कि शायद पार्टी बैन करानी है कि हामिद खान साहब ने, नहीं बैन नहीं होगी, बिल्कुल बैन नहीं होगी। देखें, हालात बदल जाते हैं, फिर एक मौका मिलता है आपको गुफ्तगू करने का। पहले आप जिक्र करते थे अपने महबूब के लिए, तो एस्टेब्लिशमेंट ये करती रही है कि आप सब्जी की कीमतें दुरुस्त बताते थे तो फ़ोन आ जाता था कि ये ना बताएं, अवाम में इश्तियाल फैलेगा। हामिद खान साहब ने उस वक्त भी कहा था और आज भी उनका यही मौका है, खुल के उन्होंने ये बताया है कि पहले से तय हो चुका था। बात वही है जो पहले सवाल में थी। 4 रिटायर्ड है, एक हाजर सरवर साहब ने क्या कर लिया किया, निगरान जज तो आज भी मौजूद है। चीफ जस्टिस साहब के मुतल्लिक जो बात आ रही है, जिसकी तरदीद नहीं हो रही, यूट्यूबरों से मिल रहे हैं और वो अपने आइंदा का लायमल बता रहे हैं चंद दिनों का कि मैंने क्या करना है, आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ हो क्या रहा है। मामला ये है कि एक चीज़ का इल्म वकला को भी है, एक चीज़ का इल्म सियासतदानों को भी है, एक चीज़ का इल्म जो अपने हमारे इस्टेब्लिशमेंट को भी है। बात क्लियर है ना जी, पूरी दुनिया से मीडिया को भी है। आप रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? एक लिहाज, एक मुरव्वत। कल यहाँ बात हुई जी, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, तो ढूंढे भाई। वो इनको हम मौका दे सकते हैं जो किसी के कहने पर वज़ीर-ए-आज़म हटा दें, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दें, चौक कर दें उसको, माशी तौर पर, सफारती तौर पर, इखलाकी तौर पर। उनको आपने फिर उस दायरे में बैठाया हुआ है कि वो बैठ के मुल्क के फैसले करें। ये कौन सा तरीक़ेकार है? तो ये चीज़ कम अज़ कम अगर अमल दरामद नहीं होता तो हम जैसे लोगों का ये फ़र्ज़ है कि हम आवाज़ उठाते रहें। हामिद खान साहब ने अगर कल इसका जिक्र किया है और उस पर कोई रिस्पॉन्ड भी कर दिया है मरियम औरंगज़ेब साहबा ने, तो दुरुस्त किया है। इस बात का जिक्र बार बार करते रहे ताकि कम से कम कार्रवाई तो हो। वो लोग मुजरिम हैं जो अपने हालत से रोकरदानी करते हैं, और सबसे बड़ा मुजरिम वो है जो सबसे बड़े ओहदे पर बैठकर अपना हालत। नवी चौधरी साहब, लेकिन आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आपने कहा है कि अब उन्होंने इसके लिए मीटिंग की है, और किनसे किया? यूट्यूबर्स से किया है। ये खुद में एक बहुत बड़ा सवाल है कि अब उन्होंने अपना पैगाम कन्वे करने के लिए खौफनाक बातें की हैं। मैंने कल भी इसका इशारा किया है, जो अगर मैंने कल ये रिक्वेस्ट किया है कि अगर सीजे साहब आपसे गलत मंसूब किया गया तो आप इसकी क्लैरिफिकेशन करें। हाँ, अब क्या वरना जो बातें हैं वो बहुत संजीदा है। अब क्या अदलिया को अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का सहारा लेना पड़ेगा? ये सवाल है। लेकिन जावेद साहब, आप मुझे ये बताएं कि इनका एहतसाब किस तरह होगा? एहतसाब कैसे होगा? ना माजी में कभी किसी का एहतसाब हुआ है, ना अभी होगा, ना कभी मुस्तकबिल में होगा। जो हमारे रवैये हैं सियासत के, और जो रवैये हैं हमारे जमहूरियत के सोच के, आइन की सोच के, इन रवैयों से तो आप बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दें। बात यह है, जो कल महबूब थे वो आज रकीब हैं, और जो कल रकीब थे आज वो महबूब हैं। बात इतनी है, कल उनको निकालना मकसूद था, आज उनको लाना मकसूद है। बड़ी सिंपल सी बात है। ये बात आपको समझ लें कि फैसले कहीं और होते हैं। ये तो हमें पुतली तमाशा है, जो पुतलियां चल रही हैं बस चल रही हैं, जितनी मर्जी तकरीरें कर लें। आप कह रहे हैं बुनियादी हुक्मरान हैं, इनको भी पकड़ेंगे आगे? ऑफ कोर्स आगे इनके आगे आएंगी चीजें। ये कैसे हो सकता ना हो? पहले किसी माजी में एक सेकंड, जो मियां नवाज शरीफ को, मियां नवाज शरीफ को जिस तरह निकाला गया, सबको पता है कमजोर केस था।
बट टारगेट थे वो, उनको निकालना मकसूद था। आज कैसे चेंज हो गया? ठीक है, जो सच है सच है, और जिनको आज आप निकालना मकसूद है उनके खिलाफ 150-200 केसेस बन रहे हैं। तो ये नहीं, तो 150 पाकिस्तान नहीं की है। जमहूरियत का 50 है, 60 है, 30 हैं, जितने भी हैं। बात ये है आज मकसूद कुछ और है, फैसले कहीं और होते हैं। अगर आप ये समझती हैं कि इन तरीके से पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत होगी, आइन मजबूत अहमद खान होगा, का सवाल या था मियाँ नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे या अहमद खान साहब 5 साल बाद अचानक उनको जाग आ गई, इनसे तो जावेद हाशमी बेहतर था। कम से कम 2014 में जब उसने महसूस किया कि इमरान खान को लाया जा रहा है और नवाज शरीफ को निकाला जाएगा, तो वो अलहदा हो गया था। तो ये वो सोच है आपके पॉलिटिकल लीडरशिप में लाने की। अगर ये सोच नहीं होगी ना, तो ये आनियां जानियां लगी रहनियां और अवाम इसी तरह पिसते रहेंगे, जमहूरियत और आइन इसी तरह दफन होती बहुत रहेगी। शुक्रिया आपका। इफ्तिखार साहब, आपका भी, नवी चौधरी साहब और पीजे मीर सर, बात यह है कि अगर हामिद खान जैसा शख्स ये बात कर रहा है जो कि एक बड़े कानूनदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानियान में से हैं, तो बात यह है कि ये फैसला जिसने सुनाया और जो फैसला जिसने लिख कर दिया, उन सब के खिलाफ कार्रवाई मकसूद है। तभी इस निज़ाम को शफाफ किया जा सकता है और इंसाफ लोगों तक पहुँच सकता है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।